नमस्कार, मैं हूं अवंतिका श्रीवास्तव। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करते हैं। उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई और लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। सागौन लगाएं, कम लागत में लाखों कमाएं। बटेर पालन है अतिरिक्त आय कमाने का जरिया। भाइयों, आपने एक कहावत तो जरूर सुनी होगी कि पैसा क्या पेड़ पर उगते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। आप इस कहावत को सच में बदल सकते हैं। इसके लिए आपको सागौन की खेती करनी होगी, क्योंकि सागौन से अच्छी क्वालिटी की लकड़ी मिलती है, जिस कारण बाजार में इसका भाव भी अच्छा खासा मिल जाता है। तो आप किस प्रकार से करें इसकी खेती, आइए जानते हैं कार्यक्रम के इस विशेष अंश के माध्यम से। सागौन, जिसे इमारती लकड़ी का राजा कहा जाता है, इसकी लकड़ी मजबूत होने के साथ साथ काफी महंगी बिकती है। इसलिए इसे व्यावसायिक तौर पर भी उगाया जाता है। इसका इस्तेमाल प्लाईवुड, जहाज, रेल के डब्बे और अनेक प्रकार के बहुमूल्य फर्नीचरों को बनाने में किया जाता है, क्योंकि इससे बनाए गए सामान अच्छी क्वालिटी के होते हैं और ज्यादा दिनों तक टिकते भी हैं। इसके अलावा इसके पौधों का इस्तेमाल दवाइयों को बनाने में भी करते हैं। सागौन की लकड़ी में कई तरह के खास गुण पाए जाते हैं, जिस वजह से हमेशा ही बाजार में इसकी मांग रहती है। सागौन की लकड़ी में कभी दीमक नहीं लगता है, साथ ही इसमें कम सिकुड़न और आसानी से पॉलिश चट जाता है। और जानकारी के मुताबिक इसका पेड़ 200 वर्षों तक जीवित रहता है। किसान भाइयों, सागौन के पौधों को उगाने के लिए किसी खास तरह की मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है। इसके पौधों को दोमट मिट्टी में आसानी से उगा सकते हैं, किंतु इसकी खेती के लिए जल भराव वाली भूमि नहीं होनी चाहिए। जल भराव की स्थिति में इसके पौधों में रोग लगने का खतरा बढ़ जाता है। इसकी खेती में भूमि का पीएच मान 6.5 से 7.5 के मध्य होना चाहिए। किसान भाइयों, इसके पौधों को अच्छे से वृद्धि करने के लिए शुष्क और आर्द्र मौसम की आवश्यकता होती है। एक वर्ष में लगभग 50 इंच से अधिक वर्षा इसके पौधों के लिए अच्छी मानी जाती है। अधिक ठंड इसके लिए उपयुक्त नहीं होती है। सागौन के पौधे सामान्य तापमान पर ठीक से बढ़ते हैं। किसान भाइयों, सागौन की कई उन्नत किस्में मौजूद हैं, जिन्हें उगाकर आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। सागौन की कुछ प्रमुख किस्में: दक्षिणी और मध्य अमेरिका सागौन, पश्चिमी अफ्रीकी सागौन, आदिलाबाद सागौन, नीलांबर सागौन, गोदावरी सागौन और कोन्नी सागौन है। इन्हें अलग अलग जलवायु के हिसाब से उगाया जाता है। किसान भाइयों, सागौन के पौध टिश्यू कल्चर या जड़ द्वारा तैयार की जाती है। इसके पौधे की रोपाई के लिए लाए गए पौधे लगभग 2 वर्ष पुराने होने चाहिए, क्योंकि 2 वर्ष पुराना पौधा अच्छे से बढ़ता है। इसके अलावा पौधों को लेते समय यह ध्यान जरूर रखें कि पौधे बिल्कुल स्वस्थ हो। किसान भाइयों, सागौन के पौधों को खेत में लगाने से पहले उसके खेत को अच्छी तरह से तैयार कर लेना चाहिए। इसके लिए खेत की अच्छी तरह से गहरी जुताई कर पुरानी फसल के अवशेषों को पूरी तरह से नष्ट कर दे। इसके बाद पौध रोपाई के 1 माह पहले खेत में 8 से 10 फीट की दूरी रखते हुए 2 फीट चौड़े और 1.5 फीट गहरे गड्ढों को तैयार कर लेना चाहिए।
किसान भाइयों, सागौन के पौधों को अधिक उर्वरक की जरूरत होती है, इसलिए गड्ढों की तैयारी के समय तकरीबन 15 किलोग्राम पुरानी गोबर की खाद के साथ 50 ग्राम NPK की मात्रा को मिट्टी में मिलाकर छोड़ दें। और अगर आपकी मिट्टी में कैल्शियम तत्व की कमी है तो आप 200 से 250 ग्राम प्रति गड्ढा बुझा हुआ चूने का प्रयोग करके गड्ढों को तैयार करें। किसान भाइयों, गड्ढों की खुदाई का कार्य आमतौर पर गर्मी में किया जाता है और आपने ऐसा किया भी होगा। अगर नहीं किया है तो आप इस समय भी गड्ढों की तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद इन तैयार किए गए गड्ढों में पौध लगा दें और पौधों को लगाने के बाद उस पर पानी से सिंचाई कर दें। इससे मिट्टी ठीक तरह से बैठ जाएगा और पौधे अच्छे से पोषक तत्वों को प्राप्त कर सकेंगे। किसान भाइयों, सागौन के पौधे वैसे तो 25 से 30 साल में तैयार होते हैं, लेकिन रोपण की नई तकनीक को अपनाकर आप 8 से 10 साल के बाद से ही फायदा उठा सकते हैं। इस तकनीक में 2 गुणा 2 मीटर की दूरी पर पहले रोपाई करते हैं। इस तरह से 1 एकड़ में लगभग 1000 पौधे लगेंगे। 8 साल के बाद बीच का पौधा निकाल कर बेच दे। अब आपसी दूरी हो जाएगी 4 मीटर और प्रति एकड़ 250 पौधे बेचेंगे। 15 या 16 साल बाद फिर से बीच का पौधा निकाल कर बेच दे। अब आपसी दूरी हो जाएगी 8 मीटर और प्रति एकड़ 62 पौधे बेचेंगे, जो कि 25 से 30 साल बाद पूरी तरह से तैयार होंगे, जिनकी कीमत 40 से 50 हजार रुपए प्रति पेड़ होगी, जो कि लगभग 30 से 32 लाख रुपए की होगी। इसके अलावा पहले भी आप 15 से 20 लाख रुपए की आमदनी ले चुके होंगे। इस तरह से 1 एकड़ में सागौन की बागवानी से 50 से 55 लाख रुपए 25 से 30 साल में आप कमा सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जल्दी लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, बटेर भूमि पर रहने वाले जंगली पक्षी हैं। इनके स्वादिष्ट मांस के कारण इनका शिकार किया जाता रहा है, लेकिन अब इसका पालन व्यावसायिक स्तर पर होने लगा है। बटेर पक्षियों का पालन मुर्गी पालन व्यवसाय की तरह ही होता है। बटेर में रोगों का प्रकोप बहुत कम होता है, जिससे इसके पालन में कोई ज्यादा कठिनाई नहीं आती है। साथ ही इस व्यवसाय से कम समय में अधिक लाभ मिलता है। अगर आप भी बटेर पालन करना चाहते हैं तो किन किन बातों का खास ध्यान रखें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर के वरिष्ठ पशु वैज्ञानिक डॉक्टर गिरिराज गोयल। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही नई पद्धति मुर्गी पालन की, जिसमें कि किसान भाइयों अभी बहुत संभावनाएं हैं। बटेर पालन वर्तमान में देश के विभिन्न हिस्सों में बटेर पालन पर बहुत जोर दिया जा रहा है, क्योंकि उसके 2 मुख्य कारण हैं। क्योंकि बटेर का जो उत्पादन चक्र है वो बहुत छोटा होता है, बहुत कम उम्र में ये अंडा उत्पादन प्रारंभ कर देती है एवं मांस उत्पादन के लिए भी ये 6 सप्ताह की उम्र में तैयार हो जाती है। उसके साथ साथ में इसमें जो लागत है वो भी बहुत कम है। और तीसरा महत्वपूर्ण कारण है कि उपभोक्ताओं में इसकी विशेष मांग है, क्योंकि इसके मीट का जो सॉफ्टनेस है वो भी बहुत अच्छी है और अंडे में कोलेस्ट्रॉल और की मात्रा बहुत कम है और प्रोटीन की मात्रा भी उच्च है। यहाँ पर एक चीज़ विशेष ध्यान देने योग्य है कि जो पालने के लिए जापानीज बटेर, इसका पालन आपको करना चाहिए और ये ही हमारे
नियमों के अनुरूप है। जो जंगली बटेर हैं उसका पालन शासकीय नियमों के विपरीत है और वो वाइल्ड वैरायटी में आती है, वाइल्ड नस्ल में आती है, जंगली वैरायटी में आती है। बटेर पालन के लिए फराओ, इंग्लिश सफेद, ब्रिटिश रेंज, कैरी, उज्जवल और जापानी कोयल अच्छी नस्ल है। इनका पालन भी किसान कर सकते हैं। चूजा रखे गए आवास में रोशनदान और खिड़कियों का होना बहुत जरूरी होता है ताकि उन्हें एक समान हवा और रोशनी मिल सके। बटेर के चूजों को आरंभ में 29 घंटे प्रकाश की जरूरत होती है। गर्मी की व्यवस्था के लिए बिजली का बंदोबस्त करें। साथ ही ठंड के दिनों में चूजों का खास ख्याल रखें। तो बटेर को जो छोटा बच्चा है वो उसका वजन एक दिन की उम्र में 7 से 8 ग्राम रहता है। इसके अंडे का वजन 10 से 12 ग्राम रहता है और जो वयस्क बटेर है उसका वजन 200 से 250 ग्राम रहता है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि बटेर की जो मादा है उसका वजन इसके नर से हमेशा ज़्यादा होता है और बटेर का जो अंडा उत्पादन है वो 6 सप्ताह की उम्र में प्रारंभ हो जाता है और यदि मांस के लिए आपको बटेर का उत्पादन करना है तो वो भी 6 सप्ताह की उम्र में 200 से 250 ग्राम इसका वजन प्राप्त हो जाता है और आप इसको मार्केट में विक्रय कर सकते हैं। बटेर पालन पिंजरा विधि से करना अधिक सुविधाजनक और लाभकारी होता है। 2 सप्ताह पुरानी बटेर को पिंजरे में रख सकते हैं। इसके लिए पिंजरा 3 गुना 2.5 गुना 1.5 वर्ग फीट आकार वाला उपयुक्त होता है। व्यावसायिक अंडा उत्पादन के लिए कई पिंजरों की जरूरत होती है। इनके प्रजनन के लिए 3 मादा पक्षियों के साथ एक नर पक्षी को रखना चाहिए। और इसके साथ साथ में चूंकि बटेर जो छोटा जानवर है और लीटर के संपर्क में ज़्यादा रहता है तो इसलिए इसके जो बाड़े में साफ़ सफाई की बहुत आवश्यकता है। बरसात के समय आप निश्चित रूप से देखें कि इसमें बाड़े में पानी का रिसाव ना हो, कहीं से सीपेज ना हो, नहीं तो गीला होने से इनमें प्रॉब्लम होती है। इसके साथ साथ में बारिश के समय और सर्दियों के समय इनके बाड़े के जो साइड में खिड़कियाँ हैं उनमें पर्दे लगा दें क्योंकि इनमें थोड़ा ठंड की भी समस्या रहती है। तो उनको बचाने के लिए और अगर ज़रूरत पड़े तो छोटे बच्चों में हीटर लगाने की बहुत आवश्यकता होती है। बटेर में जो और बातें हैं जैसे इनका खान पान वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इनका खान पान के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा भी मानक तय किए गए हैं जिसमें करीब 16% से 20% तक प्रोटीन की मात्रा आपको उम्र के अनुसार रखनी है। छोटी उम्र में ज़्यादा प्रोटीन और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो आप इनको 16% प्रोटीन और 2600 किलो कैलोरी ऊर्जा का आप दाना उपलब्ध करा सकते हैं और जिससे कि इनका उत्पादन उच्च बना रहता है। बटेर की अच्छी गुणवत्ता के लिए आहार भी अच्छी मात्रा में देना होता है। इसके लिए किसान मुर्गी पालन में उपयोग होने वाले आहार का प्रयोग कर सकते हैं। एक वयस्क बटेर को एक दिन में तकरीबन 20 से 35 ग्राम आहार देना चाहिए। वहीं इनके चूजों को तकरीबन 27% प्रोटीन तथा वयस्क के लिए 22 से 24% प्रोटीन युक्त आहार का प्रयोग करें। इसके साथ साथ में इनमें कितनी मात्रा में आहार देना है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस एक दिन के बच्चे का वजन केवल 7-8 ग्राम होता है। तो ऐसी स्थिति में आपको एक बटेर को 2 से 3 ग्राम दाने की आवश्यकता होती है। यहाँ पर इनमें दाने में एक खास बात याद रखनी है कि इनके जो दाने का साइज है वो बहुत छोटा रखना है, बहुत बारीक रखना है। मुर्गी के जो दाना है उससे करीब आधे से भी कम क्योंकि इनका साइज बॉडी का साइज छोटा है तो इनको छोटा दाने आसानी से ये उसको चबा पाती हैं और आसानी से उसका पाचन हो पाता है जिससे कि इनकी उत्पादन क्षमता उच्च बनी रहती है और इनके शरीर में जो दाने में जो न्यूट्रिएंट हैं उनका अच्छे से अवशोषण होता है और पूरा दाना जो है इनकी उत्पादकता में काम आता है और उसकी जो अवशेष हैं वो कम से कम फीसिस में बाहर निकलकर उसका अधिकतम उपयोग ये बटेर कर पाती हैं। किसान भाइयों यहाँ पर एक और बात आपको याद रखनी है कि बटेर में जो वैक्सीनेशन है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। चूँकि इसकी उत्पादन क्षमता उच्च होती है इसलिए इसमें कुछ बीमारियां होती हैं तो आपको निश्चित रूप से इसमें रानीखेत नामक बीमारी का टीका नियमित अंतराल पर लगभग 2 माह के अंतराल पर आपको इसमें लगाते रहना है। इसके साथ साथ में बटेर में आपको विटामिन जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल भी आपको करना होता है विशेष रूप से जब ज़्यादा सर्दी पड़ती है, ज़्यादा गर्मी पड़ती है और बरसात के समय क्योंकि बटेर छोटा होने के कारण और ये इसमें कई प्रकार की बीमारियां विशेष रूप से कोक्सीडियोसिस और रानीखेत ये दोनों आने की संभावना रहती हैं। इसलिए इनके दाने में कोक्सीडियोस्टेट नामक दवाई भी आपको जैसे कि लासोल एसिड, मोनेंसिन और डाइक्लोराजोल ये आपको अवश्य इनके दाने में मिला देनी चाहिए जिससे कि इनमें कोक्सीडिया की बीमारी से बचा जा सके।
और हम ये चाहेंगे कि किसान भाई बटेर का उत्पादन करें, बटेर को पालें और बटेर की उपलब्धता के लिए आप केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान के जो पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय हैं वहां पर आप संपर्क कर सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे। एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। प्रदेश के जिन भाइयों ने धान की रोपाई समय से की थी, उनकी फसल इस समय कल्ले निकलने की अवस्था पर है और इस समय फसल पर कई हानिकारक रोगों का प्रकोप होता है, जो कि फसल की बढ़वार बाधित करते हैं। इसलिए समय रहते धान की फसल में इन रोगों का नियंत्रण आप कैसे करें, आइए जानते हैं पौध रोग वैज्ञानिक डॉक्टर अमरेंद्र कुमार से। जो कहीं कहीं सुखाड़ की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि कुछ इलाकों में बारिश बहुत कम हो रही है और कुछ इलाकों में बाढ़ वाला स्थिति है, पानी का वहाँ कमी नहीं है। तो दोनों स्थितियाँ में जो है हमारे धान में अलग अलग बीमारी आती है। तो जो सुखाड़ की स्थिति में जो है उसमें अभी पत्र लांछन या जो है पर्ण अंगमारी या अंग्रेजी में उसको हम लोग कहते हैं ब्राउन स्पॉट। तो ब्राउन स्पॉट जो है सीडलिंग स्टेज में भी आता है, जब आप बिचड़ा लगाते हैं या सोइंग करते हैं, बिचड़ा के तैयार करते हैं तो उसमें भी आता है, और ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो उसमें भी आता है। धान का ये रोग देश के लगभग सभी हिस्सों में फैला हुआ है। ये एक बीज जनित रोग है जो हेलमिंथो, स्पोरियम और आइजी द्वारा उत्पन्न होता है। पत्ती धब्बा रोग धान की फसल को बिचड़ा से लेकर फसल पकने तक नुकसान पहुंचाता है। इस रोग के कारण पत्तियों पर गोलाकार भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं, जिससे पौधों की बढ़वार कम होती है और रोग उग्रता होने पर दाने भी प्रभावित हो जाते हैं, जिससे उनकी अंकुरण क्षमता पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो इसको आप जो है बीज उपचार किए ही होंगे, बीज उपचार से भी काफ़ी इसका हो जाता है। ये जो है प्रमुख रूप से अगर ये बीमारी आपके खेत में आया हुआ हो तो कम से कम अपने खेत को ड्राई न रखें, मतलब कि सूखा न पड़ने दें, पानी का व्यवस्था करें। और दूसरा चीज़ है कि उसमें जो है उचित मात्रा में पोटास और फॉस्फेट फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें और नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र का कम मात्रा में या स्प्लिट डोज में कम मात्रा में इस्तेमाल करें। साथ ही साथ आप इसके बचाव के लिए कार्बेंडाजिम का मात्रा 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में, या कॉम्बिनेशन में भी दवाई आता है जैसे कि फफूंदनाशक आता है, जैसे कि जिसको कि हम लोग कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब का मिश्रण आता है, उसका आप 2 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर के दर से आप छिड़काव कर सकते हैं। धान का खैरा रोग ये समस्या जस्ते की कमी के कारण होती है। इस रोग के लक्षणों की बात करें तो पौधे की निचली पत्तियां पीली पड़नी शुरू हो जाती हैं और बाद में पत्तियों पर कत्थई रंग के छिटकवा धब्बे उभरने लगते हैं। रोग की तीव्र अवस्था में रोग ग्रसित पत्तियां सूखने लगती हैं, कल्ले कम निकलने लगते हैं और पौधों की वृद्धि रुक जाती है। इसकी रोकथाम के लिए खेतों में 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से रोपाई से पहले ही खेत की तैयारी के समय डालें। अगर खड़ी फसल में ये रोग दिखाई दे तो 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट तथा 5 किलोग्राम चूना 1000 लीटर पानी में घोलकर 1 हेक्टेयर में छिड़काव करें। अगर रोकथाम न हो तो 10 दिन बाद पुनः 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट तथा 2.5 किलोग्राम चूना 600 से 700 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। आप जानते हैं कि जिसको कि झोंका कहा जाता है या ब्लास्ट कहा जाता है, पूरा आपका खेत जला हुआ लगता है। तो इसका जो लक्षण है इसमें क्या होता है कि पौधे के पत्तियों पे जो सीडलिंग स्टेज में हो या जब पौधा बड़ा भी हो जाता है तो इस स्थिति में क्या होगा कि अभी जो है उसके जो धब्बे हैं, गोलाकार धब्बे इसमें नहीं होते, इसमें नाव के आकार के धब्बे होते हैं या आँख के आकार के धब्बे होते हैं
और बीच में धूसर रंग का या जो है ऐश कलर का या राख के कलर का होता है, और बाहरी जो उसका जो आवरण है उस पर जो है आप देखेंगे कि भूरे रंग का जो है धब्बा बनता है। मतलब अगर इसको बचाव आपको करना है तो जो है फर्टिलाइज़र का बैलेंस डोज का आप इस्तेमाल करें। अगर आवश्यकता से ज़्यादा आप यूरिया डाल देंगे तो ये बीमारी का प्रकोप ज़्यादा हो जाता है। अब जो लास्टली जो है फफूंदनाशक हमको इस्तेमाल करना है, तो फफूंदनाशक में बाज़ार में ट्राईसाइक्लाजोल नाम की आराम से मिल जाता है। 600 ग्राम मात्रा आप प्रति हेक्टेयर की दर से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये स्थिति आपका देखेंगे बहुत ख़राब स्थिति में है तो 1 सप्ताह या 10 दिन के अंतर पे आप जो है दूसरा छिड़काव कर देंगे, जिससे कि आप इस बीमारी से बचाव कर सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है। ग्राम ईटखेड़ी, जिला भोपाल के मुकेश पटेल ने आपने रंगीन शिमला मिर्च की खेती के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। शिमला मिर्च की खेती किसानों के लिए काफी लाभकारी साबित हो रही है। वैसे तो इसकी खेती खुले खेतों में की जा सकती है, लेकिन पॉली हाउस और नेट हाउस में इसकी खेती करने से अच्छी पैदावार मिलती है, जिससे किसान भाई अच्छा मुनाफा कमाते हैं। सर, लगाने का है कि आपको पौध तैयार करवानी है इसकी सबसे पहले तो, क्योंकि जो हमारा शिमला मिर्च का पौधा है वो हमारा 35 से 40 दिन ले लेता है पौध तैयार करने के लिए। देखिए सर, लगाने के तरीके की बात करें तो हम इसमें बेड से बेड की दूरी हम 2 मीटर रखते हैं, और एक बेड पे हम 2 लाइन लगाते हैं, और हम हर लाइन में जो पौधे से पौधे की दूरी है वो 40 सेंटीमीटर है, और 2 लाइन्स की जो दूरी है वो 30 सेंटीमीटर हम रखते हैं। सर, अभी इसमें जो काम चल रहा है वो थोड़ा सा ट्रेलिसिंग का चल रहा है कि पौधा जो थोड़ी सी ग्रोथ पकड़ रखी है उन्होंने, तो धागे में पौधे को लपेटने का कार्यक्रम चल रहा है, और जो एक्स्ट्रा तने आ रहे हैं हम उसकी कटाई कर रहे हैं। और जो हम पौधे का जो ट्रेनिंग और प्रूनिंग करते हैं तो हम इसमें 2 से 3 तने हम इसमें ले सकते हैं। किसान जनरली 3 तने लेके चलता है। किसान भाइयों, शिमला मिर्च की फसल में 15 दिन के अंतराल पर NPK 19-19-19 2 किलोग्राम प्रति एकड़ ड्रिप द्वारा पौधों को दिया जाता है, और NPK 00-00-50 2 किलोग्राम प्रति एकड़ का भी प्रयोग 15 दिन के अंतराल पर करते हैं, और दोनों पोषक तत्वों के प्रयोग में 1 सप्ताह का अंतर रखें। शिकायत आती है पॉली हाउस के अंदर वो है माइट्स और थ्रिप्स की सबसे ज़्यादा। तो आपको शुरुआत से पौधे की देख रेख करनी है, तो इसमें आपके पत्ते मुड़ेंगे, तो जो आपके थ्रिप्स हैं उसके कंट्रोल के लिए आपको फिप्रोनिल हो गया, डेलीगेट हो गया, नीम ऑयल हो गया, इन सब का आप इस्तेमाल करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और जो हमारी माइट्स हैं इनके लिए माइटीसाइड्स आते हैं जिनको हम एक्रेसाइड बोलते हैं, वो इंसेक्टिसाइड से अलग है, तो उसका हम इस्तेमाल करते हैं। 1 एकड़ की बात करें तो 1 एकड़ में आपके 10,000 पौधे आते हैं, तो 10,000 में आपका जो हम कहते हैं कि आपका पर प्लांट जो उपज है इसकी वो है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली हम एवरेज लेके चलते हैं 1.5 kg। तो 1.5 kg के हिसाब से आप कर सकते हैं कि इसका 150 कुंटल पर एकड़ इसकी उपज आप प्राप्त कर सकते हैं। सर, बाहर तो अगर हम दिल्ली मार्केट में बेचते हैं तो आपको इसके प्रीमियम प्राइसेस मिल सकते हैं। मैं यही सलाह दूंगा कि जो किसान भाई पॉली हाउस कर रहे हैं तो वो इसकी खेती बेझिझक कर सकते हैं, बशर्ते ये है कि आप इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग लें। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-889-2163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।